राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे जब एक भाई ने किया अपनी बहन का सौदा, एक माँ बेटी की बड़ी दुख भरी कहानी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ईश्वर की लीला ईश्वर ही जाने, ना जाने क्या सोचकर भगवान भी गरीब के घर में संतानों की भरमार कर देता है और अमीर को निसंतान बना देता है। इसी तरह एक लक्ष्मी थी, धोबिन थी, गरीबनी, जिसके माँ बाप ने पता नहीं क्या सोचकर उसका नाम लक्ष्मी रखा था। ऐसे में उसकी 4 साल की बेटी रूपा को लेकर वह जगह जगह डोलती फिरती रहती थी। उसकी माँ लक्ष्मी पता नहीं यही सोचती थी कि पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा। पर रूपा को तो भगवान ने परम संतोषी और सुखी बनाया था। कभी किसी चीज की जिद रूपा नहीं करती थी, जो मिल जाता उसी में खुश हो जाती थी। शायद रूपा समझती थी कि उसे ऐसे ही रहना है, या शायद लड़कियां जन्मजात समझदार होती हैं। जब किसी दिन किसी दयालु मैडम की मेहरबानी से अच्छा भोजन मिल जाता तो लक्ष्मी अपने घर लेकर बच्चों के लिए लेकर आती, तो रूपा के दोनों बड़े भाई खाना देखकर झगड़ते, ज्यादा हिस्से की मांग करते। पर रूपा शांत भाव से अपनी बारी का इंतजार करती, फिर जो मिल जाता उसी में खुश होकर एक प्यारी सी मुस्कान बखेर देती, जिससे अंधेरी झोपड़ी भी जगमगा उठती थी। रूपा के 2 भाई थे, 12 और 10 साल का। बड़ा जो भाई था वह 12 साल का था, छोटा भाई 10 साल का था। दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। पढ़ते क्या थे, आवारागर्दी ज्यादा करते थे। माँ के जाने के बाद झुग्गी के आवारा लड़कों के साथ कंचे गिल्ली डंडा खेलते या आपस में मारपीट करते। आए दिन लक्ष्मी के पास उनकी शिकायतें आती रहती। फिर लक्ष्मी डंडा या झाड़ू चप्पल जो भी हाथ में आता उससे उनकी धुनाई करती। बड़ा भाई मंगलू दिन पर दिन ढीठ होता जा रहा था। छोटा बेटा रतन थोड़ा ठीक था, पर बड़े भाई का पिछलग्गू था, इसलिए कुछ ना करते हुए भी गेहूं में घुन की तरह पिसता रहता था। लक्ष्मी अपने इन आवारा बेटों से बहुत परेशान थी। इन सब बातों और परेशानियों से बेखबर रूपा अपने आप में मस्त रहती, टूटे फूटे खिलौनों से खेलती रहती, भाइयों की किताबों को गौर से देखती। मंगलू उससे किताब छीनते हुए कहता, तुझे इन किताबों में क्या समझ आता है जो इनमें आंखें गड़ाई रहती है? तो रूपा कहती, भैया मुझे भी पढ़ना है, कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी होंगी इनमें, आप पढ़कर सुनाओ ना मुझे, इनमें चित्र भी कितने अच्छे अच्छे हैं। तो भैया कहता, चल भाग यहाँ से, बढ़ियाई पढ़ने वाली कोई अच्छी चीज नहीं होती है पढ़ाई, समय की और दिमाग की बर्बादी होती है पढ़ाई वढ़ाई। वो तो अम्मा के डर से जाता हूँ स्कूल, वरना तो अब तक कोई काम करके कितना पैसा इकट्ठा कर लेता मैं। तो वह कहती, अच्छा मैं भी तो सुनूं, कैसे कमा लेता तू पैसे अपने उन आवारा दोस्तों के साथ जुआ खेल के? लक्ष्मी ने मंगलू का कान मरोड़ते हुए उसकी बातें सुन ली। मंगलू माँ से अपना कान छुड़ाकर बाहर भाग गया। लक्ष्मी की चिंता बढ़ती जा रही थी बेटों की यह हरकतें देखकर। छोटे बेटे रतन को समझाते हुए लक्ष्मी बोली, बेटा मंगलू से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, तो ही उसे समझाया कर, उसकी बातों में ना आया कर बेटा, तू उस जैसा नहीं है रे मेरे बच्चे, ना ही उसकी तरह बनना। फिर मन ही मन बड़बड़ाने लगी, मंगलू भी अपने निकम्मे बाप की तरह है, जो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बुरी सोहबत में पड़कर जवानी में ही जान से हाथ धो बैठा और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल गया। बीती बातों को याद करके लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें उसने बाहर नहीं आने दिया। तभी मैं कहने लगा, माँ क्या हुआ था बापू को, आप हमेशा टाल जाती हैं इस बात को। मोहल्ले वाले तो कहते हैं माँ कुछ और बोलते हैं मेरे बापू के बारे में।
तो लक्ष्मी बोली, छोड़ इन मोहल्ले वालों को, इन्हें ज्यादा पता है या मुझे? लोगों की तो आदत होती है बेटा बातें बनाने की। चल अब जल्दी चल, देर हो रही है, काम पर जाना है। चल रूपा। अब किस मुंह से लक्ष्मी बताती कि उनका बाप कातिल था। बच्चों को कोई हत्यारे की संतान ना कहे, यह सोचकर उसने बच्चों को नहीं बताया। बस इतना ही कहा था, उनका बाप का जो एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। जितनी तेज गति से लक्ष्मी के पैर चल रहे थे उससे भी अधिक तेजी से उसका मन दौड़ रहा था अतीत के गलियारों में। वह अपने बीते दिनों को याद करने लगी। लक्ष्मी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उनके मरने के बाद ददिहाल में कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था। तब उसके मामा मामी उसे अपने साथ मुंबई ले आए। कुछ दिन तो मामी ने लाड प्यार किया, फिर धीरे धीरे उस पर घर के सभी काम डालती गई। पढ़ाई की कौन कहे, बिन माँ बाप की बच्ची नौकरानी बनकर रह गई। नशेड़ी मामा कभी कभार भांजी की खैर खबर ले लेता था, उसकी हालत पर तरस भी खाता, पर कमाऊ बीवी के आगे नजरें नीची ही रखता था। एक आध साल बीतते बीतते मामी लक्ष्मी को भी काम पर ले जाने लगी। घर घर कपड़े लाकर उन्हें धोबी घाट पर धोना, इस्त्री करना और उन्हें नियत स्थान पर पहुंचाने का काम अब लक्ष्मी के जिम्मे आ गया था। जवान होती लक्ष्मी के अरमान अब मचलने लगे थे। शादी की उम्र भी हो चली थी, पर कमाऊ लड़की को मामी हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। लिहाजा वो हर रिश्ते में जो मीन मखान निकाल कर मना कर देती थी। तभी लक्ष्मी का दिल सोसाइटी के एक गार्ड भुवन पर आ गया था। चुपके चुपके प्यार परवान चढ़ने लगा। भला इश्क और मुस्क कभी छुपाए छुपते हैं। मामी को भी इस प्यार की भनक लग गई। उस पर पाबंदियां लगाई गई लक्ष्मी पर। जाने लक्ष्मी जानती थी उसके मामा मामी उसकी शादी नहीं होने देंगे। जात बिरादरी का नाम लेकर भुवन के साथ विवाह नहीं करेंगे। उसने बहुत समझाने की कोशिश की थी अपने मामा मामी को, वो शादी के बाद भी उनको खर्चा पानी देती रहेगी, पर उसकी मामी टस से मस नहीं हुई थी। फिर एक दिन मौका देखकर लक्ष्मी भुवन के साथ भाग गई। अपनी माँ के कुछ जेवर और अपनी खुद की कुछ जमा की हुई रकम लेकर भुवन के पास चली आई। दोनों मुंबई के ही एक उपनगर में छोटी सी जो खोली लेकर रहने लगे। दोनों ने मंदिर में शादी कर ली थी। कुछ महीनों तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर यहाँ भी लक्ष्मी की फूटी किस्मत आड़े आ गई। भुवन जल्द से जल्द अमीर बनने के चक्कर में गलत लोगों की संगत में पड़कर ड्रग्स और नशे का धंधे में लग गया। लक्ष्मी जब भुवन को समझाती, बच्चों का वास्ता देती, तो वह उसके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट कर देता। उसके नशे की आदत की वजह से उसे फैक्ट्री से निकाल दिया गया था। अब वो अपने नए आवारा दोस्तों के साथ जुआ खेलता और रात को नशे में धुत होकर घर लौटता। टोकने पर वह लक्ष्मी की पिटाई कर देता। इस बीच लक्ष्मी ने 2 लड़कों को जन्म दे दिया था। घर के खर्चे बढ़ते जा रहे थे और आमदनी घट रही थी। भुवन को जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं था। लक्ष्मी जैसे तैसे अपना और बच्चों का भरण पोषण कर रही थी। बार बार जिम्मेदारियों का एहसास कराने और चेतावनी देने पर भी भुवन की हरकतों में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। आखिरकार तंग आकर लक्ष्मी ने उसे उसके हाल पर छोड़कर बच्चों के साथ एक कोठी के सर्वेंट क्वार्टर में रहने लगी, जो उस कोठी की मालकिन ने उस पर तरस खाकर सर्वेंट क्वार्टर में रहने के लिए दे दिया था। कुछ दिन तो शगुन से गुजरे। लक्ष्मी की मालकिन की सिफारिश से एक अन्य फैक्ट्री में भुवन को नौकरी भी लग गई। गृहस्थी की गाड़ी फिर धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। लक्ष्मी फिर से उम्मीद से थी, हालांकि अब वो नई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं थी। खामाखा खर्चा क्यों बढ़ाया जाए। 2 लड़के हैं तो बुढ़ापे के सहारे के लिए बहुत। लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे थे। अब अधेड़ उम्र में फिर से मां बनने की क्या तुक है। यही सब सोचकर लक्ष्मी अस्पताल चल दी, अनचाहे गर्भ से निजात पाने के लिए।
तभी भुवन के दोस्त ने एक मनहूस खबर सुनाई कि भुवन को पुलिस पकड़कर ले गई है एक आदमी के कत्ल के इल्जाम में। लक्ष्मी पर तो मानो दुखों का भारी पहाड़ टूट पड़ा। पता नहीं कैसी किस्मत लेकर आई थी बेचारी कि मुसीबतें पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। रुपया पैसा सिफारिश कुछ काम ना आई और भुवन को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इन्हीं सब झंझटों में गर्भपात की बात लक्ष्मी के जहन से निकल गई और जब तक सुधाई तब तक समय निकल गया था। कुछ महीनों के बाद लक्ष्मी ने एक सुंदर सी नाजुक सी कन्या को जन्म दिया। लक्ष्मी सुख दुख के मिले जुले भाव के लिए बच्ची को सीने से लगाकर रो पड़ी। इस संकट की घड़ी में मालकिन ने लक्ष्मी का बहुत साथ दिया। उन्होंने ही बच्ची का नाम रूपा रखा। अभी 1 साल भी ढंग से नहीं गुजरा था कि खबर आई भुवन को फांसी की सजा सुनाई जा रही है। वकीलों की फीस के पैसे लक्ष्मी बेचारी कहां से जुटाती। वो 3 बच्चों को पालना, अपनी गिरती सेहत के साथ भी कई घरों में काम करना, भला हो उस मालकिन का जो उन्होंने अपने घर में काम के साथ साथ उसे अन्य घरों में भी काम करने की छूट दे रखी थी, जहां से 4 पैसे और मिल जाते थे। साथ ही तीज त्योहार पर इनाम और उतरण भी मिल जाती थी। जब से भुवन मरा था तब से मानो अय्यास गाइडों और नौकरों को और आवारा किस्म के आदमियों को लाइसेंस मिल गया था लक्ष्मी के पीछे पड़ने का। एक को लताड़ लगाती तो दूसरा हाजिर हो जाता। वो तो गनीमत थी कि रहने को सुरक्षित जगह मिली हुई थी, वरना वो कामी पुरुष उसे कब का कच्चा चबा जाते। लक्ष्मी ने मालकिन से शिकायत की पर मालकिन भी हर समय तो उसकी सुरक्षा नहीं कर सकती थी। लक्ष्मी की उम्र अभी 40 वर्ष ही थी पर उसका शारीरिक गठगठाव 25-30 की युवतियों के जैसे था। कभी कभी रूप भी कुरूपता में बदल जाता है। यही लक्ष्मी के साथ भी हो रहा था। साथ में काम करने वाली काम वालियां उससे डहा रखती थी। उन्हें अपने पतियों पर शक होता था कि वे सब के सब लक्ष्मी के दीवाने हैं, जबकि बेचारी लक्ष्मी साफ दिल और अच्छे चरित्र की औरत थी। काम वालियों ने लक्ष्मी के चरित्र को लेकर उसकी मालकिन से ऐसी लगाई बुझाई की कि उन्होंने लक्ष्मी को काम से और क्वार्टर से निकाल दिया। उन्हें अपने जवान बेटे के बिगड़ने का डर सताने लगा था। लक्ष्मी एक बार फिर दर दर की ठोकरें खाने लगी। एक बार फिर से उसके सिर से छत और पांवों के नीचे से जमीन निकल गई थी। लक्ष्मी बेचारी जहां से निकली थी फिर वहीं आ गई। मामा मामी के घर के सिवा उसे कोई सुरक्षित जगह नजर नहीं आ रही थी, मगर जाने में लक्ष्मी को हिचकिचाहट भी थी। पता नहीं वो लोग उसे अपनाएंगे भी या नहीं। कैसे चोरों की तरह भागी थी लक्ष्मी। वो तो भुवन के साथ कितनी बातें सुननी पड़ी होंगी उसके मामा मामी को, उन्हें उसकी इस हरकत के कारण। पर अब कोई और चारा भी तो नहीं था लक्ष्मी के पास। इतने पैसे भी नहीं थे कि किराए का कमरा ले सकती। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर मन को कड़ा करके मामी के यहाँ जाने का लक्ष्मी ने निर्णय लिया। यहाँ आकर पता चला कि लीवर खराब होने की वजह से 2 साल पहले मामा का निधन हो गया। बूढ़ी असहाय मामी एकदम अकेली रह गई थी। उनके बड़े लड़के ने पसंद की शादी करके अपना अलग घर बसा लिया था। लड़की शादी होकर बिहार के किसी गांव में रहने चली गई थी। मामी जैसे तैसे कुछ घरों में लोगों के कपड़े इस्त्री करके गुजारा कर रही थी। लक्ष्मी को देखकर मामी बहुत खुश हो गई। समय बड़ा बलवान होता है, अच्छे अच्छों को कसबल निकाल देता है। इस समय तो वैसे भी दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत थी। सारे गिले शिकवे भुलाकर दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोई। लक्ष्मी ने कपड़े धोने और इस्त्री का काम फिर से पकड़ लिया। मामी को भी आराम मिल गया। कुछ समय बाद दोनों लड़कों को पास के सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। मंगलू जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसके तेवर दिन ब दिन बदलते जा रहे थे। अब वो गुंडे बदमाश टाइप के लोगों की संगति में रहकर उल्टे सीधे तरीकों से पैसे कमाता और उड़ाता था।
अपने बाप की तरह वह भी अनेक बुराइयों में लिप्त रहने लगा था। कभी कभी घर से भी पैसे चुरा लेता, मामी से भी बहुत बदतमीजी से बातें करता था। अब उस पर माँ की मार या डांट का कोई असर नहीं होता था। रूपा छोटी बहन होकर भी भाई को समझाती तो दो चार थप्पड़ उसे भी जड़ देता। कहता तू ज्यादा मेरी अम्मा मत बन, एक है ना वही काफी है इस घर में। दूसरी ओर रतन मन से पढ़ाई करता और बहन का भी ध्यान रखता। रूपा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। लक्ष्मी उसे खूब पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी उसकी होनहार बेटी अशिक्षित रहकर उसकी तरह घर घर जाकर कपड़े इस्त्री करे या घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करे। मगर आसपास लड़कियों का कोई स्कूल भी नहीं था। मंगलू और रतन लड़कों के स्कूल में पढ़ते थे। जहां चाह होती है वहां कोई ना कोई राह निकल ही जाती है। यही रूपा के मामले में हुआ। कुछ महीनों पहले ही पास की खोली में एक मैडम रहने आई थी जो ट्यूशन पढ़ाती थी। उनके बारे में किसी ने लक्ष्मी को बताया। लक्ष्मी ने उनसे बात की कि वे रूपा को पढ़ाने के लिए तैयार हो गई। वह रूपा को रतन के साथ पढ़ने भेजने लगी। रूपा को पढ़ने में से अधिक जो चित्रकारी में आनंद आता था, उसके बनाए चित्र देखकर मैडम भी धोखा खा जाती थी। क्या ये वाकई हाथ से बनाए हुए चित्र या छपे हुए? उसकी इस अद्भुत प्रतिभा को देखकर मैडम ने पूजा पंडालों, धार्मिक राष्ट्रीय पर्वों में रंगोली चित्रकारी और भित्ति चित्र जो बनाने में सहयोग किया। वह उसकी कला का प्रचार किया। शिक्षा के साथ साथ चित्रकला में नन्ही रूपा नाम व दाम कमाने लगी। इससे लक्ष्मी को काफी मदद मिल रही थी। मगर वो अपनी बेटी को इस कच्ची उम्र में कमाई का जरिया नहीं बनाना चाहती थी। तब मैडम ने लक्ष्मी को आश्वासन दिया कि रूपा की पढ़ाई बाधित नहीं होगी, वो फ्री टाइम में कला का कार्य कर लिया करेगी। कुछ महीने बाद मैडम के कहने पर लक्ष्मी ने उसका दाखिला एक अंग्रेजी स्कूल में करा दिया। आधी फीस मैडम ने भरने का वादा किया। रूपा की इस कामयाबी से मंगलू खुश होने की बजाय जल भुनकर राख हो गया। माँ को जब तब ताने देने बैठ जाता कि अपनी लाडली बेटी को तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रही हो और हमें सरकारी स्कूल में पटक दिया। माँ कहती हालात और वक्त का हवाला देकर मंगलू को समझाती, पर उसने न जाने कौन सा बैर पाल लिया था अपनी बहन से। वह तो रतन बहन की तरक्की से बहुत खुश रहता था। समय अपनी गति से चल रहा था। रूपा अब 13 साल की एक सुंदर किशोरी के रूप में जो बड़ी हो रही थी और उसका व्यवहार भी बहुत ही जो मीठा था और रूपा मोहल्ले भर में सबकी चहेती थी। कुछ समय से मंगलू के व्यवहार में भी अचानक से सुखद परिवर्तन आ रहा था। अब वो घर में समय व्यतीत करने लगा था और अपनी बहन रूपा का ध्यान रखने लगा था। उसे स्कूल लाने ले जाने लगा था। माँ अपने तीनों बच्चों के साथ एक साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहते देखती तो ईश्वर को धन्यवाद देती कि अब उसका बुढ़ापा शगुन से कट जाएगा। अब लक्ष्मी को लगने लगा था कि उसके अच्छे दिन आने वाले हैं, पर कहते हैं ना, इंसान को अगले पल की खबर नहीं होती। वक्त अपने पहलू में क्या छुपाए हुए है किसी को पता नहीं होता। रूपा एक मेधावी छात्रा थी। थोड़े ही समय में वह विद्यालय में शिक्षकों और साथी छात्रों की चहेती बन गई। वह पाठ्यक्रम गतिविधियां और विद्यालय में रंगोली पोस्टर बनाना, दीवारों पर चित्रकारी करना और अन्य कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। उसने ढेर सारे इनाम जीतकर उसने थोड़े समय में ही विद्यालय का नाम रोशन कर दिया था। फलस्वरूप प्रिंसिपल मैडम ने उसकी फीस माफ कर दी थी। लक्ष्मी अपनी बेटी की उपलब्धि पर खूब गर्वित होती थी और उसकी बलाएं लेती थी। वह स्वयं कक्षा 4 तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाई थी, परंतु अपने बच्चों रतन और रूपा को पढ़ते और बढ़ते देखकर लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती थी। मंगलू का गिरगिट की तरह बदला स्वभाव भी आजकल लक्ष्मी के लिए चिंता और परेशानी का सबब बनता जा रहा था।
पल में उसका व्यवहार मिश्री से मीठा हो जाता तो अगले ही पल नीम से भी कड़वा। शायद इस उम्र में कोई कोई बालक होते हैं ऐसे ही, यही सोचकर लक्ष्मी अपने दिल को तसल्ली देती रहती थी। उसकी पढ़ाई के प्रति अरुचि और उसकी उद्दंडता देखकर लक्ष्मी को दुख होता था। वह उसे कभी प्यार से, कभी डांट से और कभी मार से समझाने की कोशिश करती, मगर उसने तो जैसे बात न मानने की कसम खा रखी थी। जो मंगलू बड़ी डिटाई से जो माँ को उल्टी सीधी बातें सुनाकर अपने गलत कार्यों में लिप्त हो जाता था। एकदम से अपने बाप पर गया था मंगलू, कहीं उसका ही हश्र यही ना हो। यह सोच रही थी लक्ष्मी कि हे ईश्वर, ऐसा ना करे, उसका हाल अपने पिता जैसा ना हो। मंगलू के बारे में लक्ष्मी के विचार भी पल पल बदलते थे। कभी कभी वह आशंकित हो जाती थी, कभी कभी आशावंदित हो जाती। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा यही सोच लेती। माँ का दिल कभी बच्चों का बुरा नहीं सोच सकता, चाहे संतान कितना भी बुरा सलूक कर ले। अपनी जननी के साथ रूपा की उन्नति और प्रतिभाशाली बुद्धि कौशल देखकर लक्ष्मी अपने उस कृत्य पर शर्मिंदा हो जाती और ईश्वर से बारंबार क्षमा मांगती। जब उसने रूपा को गर्भ में मारने का निर्णय लिया था, अगर वह सफल हो जाती तो इसके आगे लक्ष्मी सोचना ही नहीं चाहती थी। उसका रोम रोम लक्ष्मी को धिक्कारने लगता और उसे स्वयं से घृणा होने लगती थी। बेटियों को शायद भगवान ने बचपन से ही माँ का हृदय दिया है। न जाने कैसे वे सबकी तकलीफें परेशानियां बिना कहे समझ जाती हैं। रूपा भी माँ को दुखी देखकर उसके गले लगकर जो प्यारी सी मुस्कान बखेरते हुए पूछती, माँ, मेरी प्यारी माँ, क्यों परेशान हैं आप? मुझे नहीं बताओगी प्यारी अम्मा? ज्यादा लाड में वह माँ को अम्मा बोलती थी। रूपा के दो प्यार भरे बोल सुनते ही लक्ष्मी की परेशानी छूमंतर हो जाती थी। गर्मियों में स्कूल की छुट्टियां हो गई थी। इन छुट्टियों में मैडम ने लक्ष्मी से सलाह लेकर रूपा का ड्राइंग क्लास में दाखिला दिलवा दिया, जिससे वह कला की बारीकियां सीख ले। अभी कच्ची उम्र है, जैसा ढालोगे वैसी ढल जाएगी। सोमवार से रूपा को ड्राइंग क्लास जाना था। मंगलू भैया, रूपा कहने लगी, मुझे स्केच बुक, कलर पेंसिल, पेंट ब्रश आदि लेने हैं, आप ले आएंगे मेरे लिए? मंगलू बोला, मुझे क्या पता कौन सी चीज कितनी और कैसी लेनी है, तू भी साथ में चल। अच्छा, रूपा कहने लगी, ऐसा कर, शाम को चलते हैं, अभी तो दुकान बंद होगी दोपहर में, मैं तब तक अपने दोस्त से मिलकर आता हूं, मंगलू कहने लगा। उस दिन शाम को लक्ष्मी देर से काम से घर आई तो रूपा को घर में न देखकर परेशान हो गई। रतन से पूछा तो उसने कहा, मुझे नहीं पता। अड़ोस पड़ोस में सब जगह लक्ष्मी ने रूपा को तलाश किया, रूपा का कोई पता नहीं था। तभी मंगलू आता दिखाई दिया तो उसने हैरान होकर कहा, क्या रूपा अभी तक घर नहीं आई? वो तो कब की घर के लिए निकल गई थी। लक्ष्मी ने गुस्से और हैरानी में पूछा, कहां से निकल गई थी? मंगलू बोला, वो मेरे साथ अपनी ड्राइंग का सामान लेने गई थी। तो लक्ष्मी ने बिफरते हुए कहा, तो तू उसके साथ क्यों नहीं आया? मंगलू बोला, वो बच्ची है क्या जो उसे घर का रास्ता नहीं मालूम? मैं उसे नुक्कड़ तक छोड़कर अपने दोस्त के साथ चला गया था, मंगलू ने बिगड़ते हुए कहा और पैर पटक कर बहन को ढूंढने निकल गया। रात होने को आई। मोहल्ले में सभी रूपा को ढूंढने में लगे रहे, पर उसका कहीं कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने गए तो उन्होंने 24 घंटे बाद रिपोर्ट लिखने की बात कही। लक्ष्मी का रो रो कर बुरा हाल था। वो कभी बेहोश हो जाती तो कभी दहाड़े मारकर रोने लगती, कभी बेचारी अस्त व्यस्त अवस्था में घर से बाहर निकल पड़ती अपनी रूपा को खोजने। अक्सर वो अपनी छाती पीटते पीटते बड़बड़ाती जाती, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरी बेटी को मेरी ही नजर लग गई, मुझे मेरे पाप की सजा मिल रही है। मैं रूपा को कोख में मारना चाहती थी, इसलिए भगवान ने उसे छीन लिया मुझसे। इसी आत्मग्लानि में भरकर उसकी हालत दिन पर दिन और ज्यादा खराब होती जा रही थी। दिन महीने साल गुजरते गए, रूपा का पता नहीं चल पाया। बेटी के गम में लक्ष्मी पगला सी गई थी। मंगलू ने सारे घर की बागडोर संभाल ली थी।
उसने ग्रोसरी की दुकान खोल ली थी जो खूब चल रही थी। रतन पुलिस में भर्ती हो गया था। मामी भी स्वर्ग सिधार गई थी। अब घर में 3 प्राणी बचे थे। घर में घोर सन्नाटा छाया रहता था, इतना कि सुई भी गिरने की आवाज से सन्नाटा भंग हो जाए। इस संसार का यह परम सत्य है, किसी के जाने के बाद भी दुनिया चलती रहती है। सभी लोग कुछ दिन का शोक मनाकर अपनी दुनिया में मस्त और व्यस्त हो जाते हैं। एक माई होती है जो संतान का दुख ताउम्र नहीं भूल पाती। लक्ष्मी धीरे धीरे अस्वस्थ और अर्ध विक्षिप्त सी होती जा रही थी। दोनों भाइयों की आदत और स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। घर का माहौल तनावपूर्ण हो रहा था। मंगलू के विवाह के बाद स्थिति और भी बदतर हो गई तो रतन ने भाई से अलग रहने में अपनी भलाई समझी। उसने अपने गृह राज्य बिहार में अपनी पोस्टिंग करवा ली और अपनी माँ को लेकर चला गया। वो बड़े प्यार से रतन अपनी माँ की सेवा और देखभाल करता। उसने वहीं एक अच्छी समझदार और सुलझी हुई लड़की से शादी कर ली और सुखपूर्वक रहने लगा। दोनों पति पत्नी बीमार माँ का बहुत ख्याल रखते थे और खूब सेवा करते थे। बहन को वह रतन भी अब तक भूला नहीं था। अपनी तरफ से वो रूपा की खोज में निरंतर लगा रहता था। बेटी के गम में लक्ष्मी वक्त से पहले बूढ़ी हो चली थी। वो अपनी याददाश्त भी खो बैठी थी, पर अपनी बेटी रूपा को नहीं भूली थी। उसका विश्वास था कि रूपा उन्हें एक दिन जरूर मिलेगी। न जाने समय ने अपने गर्भ में क्या छुपा रखा था जो नियत समय पर ही सामने आता है। उस समय प्रतीक्षा करने के अलावा इंसान कुछ नहीं कर सकता। बहुत सी बातें इंसान के बस में नहीं होती हैं। उधर मुंबई से कोलकाता जाने वाली सुपर फास्ट ट्रेन के स्लीपर क्लास वाले कोच में सवारियां ठसाठस भरी हुई थी। तिल भर को जगह नहीं थी। फेरी वाले, चाय वाले, पेपर वाले किसी ना किसी तरह जगह बनाकर घुसी जाते हैं। ये पेपर वाले, टाइम्स ऑफ इंडिया देना जरा। बेतरतीब दाढ़ी फटी जींस, खिचड़ी बाल, भारी भरकम और रोवेली आवाज वाले लगभग 48 और 50 वर्ष के एक शख्स ने पेपर वाले को आवाज लगाई। उसने उस व्यक्ति पर उचटी सी निगाह डालकर उपहास करते हुए कहा, तेरे को इंग्लिश पेपर मांगता है, थोबड़ा देखला है आईने में? टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पेलिंग भी मालूम है तेरे को या नहीं, ये बता। उसने शांत गंभीर स्वर में कहा। इंग्लिश का नहीं है तो हिंदी का चलेगा साहब। उसकी आवाज में गंभीरता देख पेपर वाले ने आवाज में नरमी लाई और पूछा, हाँ दे दो। ट्रेन के चलते ही सभी सवारियां अपने अपने स्थान पर चैन से बैठ गईं। सामने की सीट पर 2 लड़के, एक कमसिन सी लड़की जिसकी उम्र यही कोई 15-16 वर्ष रही होगी, बैठे थे। लड़की कुछ सहमी और घबराई सी लग रही थी। कातर नजरों से इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी दृष्टि उस व्यक्ति से टकराई। न जाने उन नजरों में क्या था। उस व्यक्ति का मन द्रवित हो गया। उसे शंका हुई कि हो ना हो वह लड़की किसी मुसीबत में है और उसे उसकी मदद की जरूरत है। ट्रेन ने अब तक रफ्तार पकड़ ली थी। सभी यात्री अब इत्मीनान से अपनी अपनी सीटों पर व्यवस्थित हो चुके थे। चूंकि सुपर फास्ट ट्रेन थी तो 1 घंटे बाद ही अगला स्टेशन आने वाला था। उस पर व्यक्ति के हाथ में अखबार अवश्य था, पर वह एक शब्द भी नहीं पढ़ पा रहा था। वह उस लड़की और उन दोनों लड़कों की हर एक हरकत पर नजर जमाए हुए था। तभी ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। अगला स्टेशन आने वाला था। लड़की ने साथ वाले लड़के को धीमी आवाज में पानी के लिए कहा। खाली बोतल लेकर एक लड़का उतर गया। तभी उस व्यक्ति ने दूसरे लड़के को पैसे देते हुए अपने लिए भी पानी की बोतल लाने को कहा। पहले वो हिचकिचाया, फिर ट्रेन से उतर गया। उस व्यक्ति ने लड़की से पूछा, कोई परेशानी है क्या तुम्हें बेटा? ये लड़के कौन है? लड़की ने घबराई हुई आवाज में इधर उधर देखते हुए कहा, अंकल मुझे बचा लो, ये लोग मुझे न जाने कहां ले जा रहे हैं। मेरी सौतेली माँ ने मुझे। तभी लड़की चुप हो जाती है क्योंकि वे लड़के आ जाते हैं। वे शंकित हो लड़की की तरफ देखते हैं। तभी लड़की झट से बोतल लेकर गटागट पानी पी जाती है।
अब तो वो चोर नजर से बार बार उस व्यक्ति को देखने लगती है। उस व्यक्ति ने दोनों लड़कों को धर दबोचा और लड़की को अपने साथ विंडो सीट पर आने को कहा। उसने पुलिस को तभी फोन कर दिया था जब उसे उन पर संदेह हुआ था। तब तक अन्य सवारियां भी हरकत में आ गई थी। तभी पुलिस के 2 सिपाही एक लेडी पुलिस कांस्टेबल के साथ आ गए। लड़की का नाम पता पूछकर पुलिस की सुरक्षा में दे दिया गया। उस व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन का नंबर ले लिया और लड़की को आश्वासन दिया कि वो उसके बारे में पूछताछ करता रहेगा। उस लड़की को देखकर उस व्यक्ति का, जो कि विश्वास राय को 15 साल पहले हुई ऐसी घटना याद आ गई। अभी वह अतीत के गलियारे में खोने ही चला था कि उसकी नजर अखबार के तीसरे पन्ने पर छपी और एक खबर पर ठहर गई। लिखा था, मशहूर चित्रकार विश्वरूपा पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने जानलेवा हमला कर दिया। उनकी हालत बहुत गंभीर है। यह घटना 3 दिन पहले हुई है, पर विश्वरूपा जी के मैनेजर ने मीडिया में यह खबर छपवाई थी। उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि विश्वरूपा जी कोमा में चली गई हैं, अर्धबेहोशी की हालत में। उनके मुंह से ये शब्द निकले थे, विश्वरूपा को विश्वास है कि अरुण जरूर आएंगे। अब ये अरुण कौन है? इनका उनसे क्या ताल्लुक है? उनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। शायद अरुण के आने से पहले पहेली सुलझ जाए और विश्वरूपा जी की जान बच जाए। संवाददाता मुंबई मिरर से। अभी अगला स्टेशन आने में 1 घंटा था। अरुण विश्वास बेचैनी से पहलू बदल रहे थे। ट्रेन की गति से भी तेज उनका मन अतीत के गलियारों में भाग रहा था। पिछले 18 वर्ष की यादें फिल्मी दृश्य की तरह उनके मानस पटल पर तीव्र होती हुई दिखाई दे रही थी। उस दिन भी ऐसी ही ट्रेन का दृश्य था। उस लड़की की जगह रूपा 2 लड़कों के चंगुल में थी जिसे विश्वास ने बचाया था, बिल्कुल आज की तरह। सच्ची कहते हैं कि दुनिया गोल है, जहां से चले थे वहीं आ गए। बेचैनी से पहलू बदलते हुए विश्वास अतीत की गलियों में जो खो गया। राजस्थानी लिबास में सुंदर कमसिन बड़ी बड़ी आंखों वाली वह लड़की भयभीत हिरनी सी कातर निगाहों से इधर उधर देख रही थी। वो किसी मसीहा की सहायता की उम्मीद में हाथ जोड़े ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। इतनी भीड़ में उसे विश्वास को देखकर न जाने क्यों विश्वास हो चला कि यही शख्स उसकी सहायता कर सकता है। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो अजनबी होते हुए भी अपने से लगने लगते हैं। विश्वास ने आंखों ही आंखों में परिस्थिति का जायजा लिया और उसने उस लड़की का आंखों का इशारा पाते ही उन दोनों बदमाशों को धर दबोचा। यात्रियों ने भी उनकी कुटाई करने में भरपूर सहयोग दिया। फिर उन्हें पुलिस को सौंप दिया, मगर वो लड़की विश्वास को छोड़ने को तैयार नहीं हो रही थी। वो लगातार जिद कर रही थी कि उन्हें इन बाबू के साथ ही जाना है। न जाने कैसी डोर थी कि 2 अजनबी एक दूसरे से अटूट बंधन में बंध गए थे। उसने पुलिस वालों को यहाँ तक झूठ कह दिया कि वो उनको जानती है और ये अचानक से उसे इस ट्रेन में मिल गई। पुलिस को अपना नाम उसने रूपा बताया था। बाकी अन्य जानकारियां लेकर पुलिस ने रूपा को विश्वास के साथ जाने दिया। उसने रूपा को उसके घर सुरक्षित छोड़ने की हामी भर ली थी। वैसे भी वह 18 साल की है और बालिग है, ऐसा उसने सबको बताया था। विश्वास बीटी स्टेशन पर रूपा के साथ उतरा। अपनी एक महिला मित्र नंदिनी को फोन करके रूपा के रहने का इंतजाम किया। रूपा ने अभी अपने घर जाने के लिए मना कर दिया था। कुछ खा पीकर थोड़ा आराम करने के बाद विश्वा ने रूपा से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा, जैसे उसका घर कहाँ है, घर में कौन कौन है और वो उन बदमाशों के चंगुल में कैसे फंसी। तो रूपा बीती बातें याद करके बहुत ही दुखी हो गई। नम आंखों से वह अपनी जिंदगी की कहानी अपने मसीहा को सुनाने लगी। वह कहने लगी, मैं उस दिन अपने बड़े भैया मंगलू के साथ ड्राइंग बुक्स, स्केच पेन आदि लेने गई थी। मंगलू भैया मुझे दुकान पर छोड़कर अपने एक दोस्त से बात करने लगे। उनको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद भैया मेरे पास आए और बोले, पता है रूपा,
ये भी बहुत अच्छा चित्रकार है, तेरी तरह बहुत अच्छी चित्रकारी करता है। हाल ही में इसने अपना एक छोटा सा स्टूडियो खोला है, साथ ही ये ड्राइंग क्लास भी खोल रहा है। चल एक बार देख लेते हैं। यहाँ फीस भी बहुत कम है, बल्कि ना के बराबर है। ये तुम्हें और भी ज्यादा अच्छी तरह से सिखाएंगे। अभी यहाँ स्टूडेंट भी कम है। बोल क्या बोलती है रूपा। पर रूपा बोली, भैया मुझे तो कल से स्कूल में जाना है जहाँ मैडम ने दाखिला कराया है। तो मंगलू बोला, अरे छोड़ना मैडम को, मैं उनसे बात कर लूंगा। तू अभी जो विक्की मेरा दोस्त है उसका स्टूडियो देख ले, फिर देखते हैं। तभी अचानक मंगलू भैया बोले, तू विक्की के साथ चल, मैं अभी आया, मुझे एक काम याद आ गया है जो माँ ने बोला था। और रूपा अनमने ढंग से विक्की भैया के साथ चल पड़ी। एक गली में मुड़ते ही उन्होंने रूपा के मुंह पर कपड़ा रख दिया, जिससे रूपा बेहोश हो गई। जब रूपा की आंख खुली तो जाने वो कहाँ थी, किस जगह, किन लोगों के साथ थी। धीरे धीरे पता चला कि वो राजस्थान का कोई पिछड़ा गांव है जहां उसे खरीद कर दुल्हन बनाकर लाया गया था। उस घर में एक बुजुर्ग औरत थी और उसके 2 बेटे थे। बड़े की उम्र यही कोई 30-32 और दूसरे की उम्र 22-23 रही होगी। बड़ा बेटा लंगड़ा कर चलता था। जब उसने उसकी शादी वाली बात मानने से रूपा ने इनकार किया, बाल विवाह जैसी कुप्रथा के बारे में बहस की, तो एयर पुलिस बुलाने की धमकी दी, तो उन लोगों ने रूपा के मुंह में कपड़ा ठूस दिया और एक कोठड़ी में बंद कर दिया। कई दिनों तक रूपा को भूखा प्यासा रखा। आखिर 13 साल की मासूम नाजुक लड़की अकेली कब तक लड़ती। 4-5 दिन पश्चात 2-4 लोगों की उपस्थिति में बड़े लड़के के साथ रूपा के साथ फेरे डलवा दिए गए। शादी की पहली रात पति के नाम के उस प्राणी ने उसकी मर्जी के खिलाफ अपने पति होने का हक न जाने कितनी बार अदा किया। उस रात रूपा बेहोश हो गई। एक नाबालिग लड़की पर अत्याचार हो रहा था, पर कोई सुनने वाला समझने वाला कोई नहीं था। दिन महीने इसी तकलीफ में गुजर रहे थे। रूपा को घर के बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, ना ही उसे घर में कोई मिलने आता था। ईंट गारे के बने उस घर में बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी। अहाते में बस एक लोहे का फाटक था, जिस पर हमेशा एक मोटा सा ताला लगा रहता था। रूपा एकदम अनजान थी कि उस गांव का क्या नाम है, वो कहाँ है। उसे उनकी बोली भी ठीक से समझ में नहीं आती थी। रूपा उस अपने पति और सास के नाम को भी वह खुर्राट औरत बड़का कहकर ही पुकारती थी और छोटे को छोटू कहकर बुलाती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और ऐसे ही 2 साल गुजर गए, जो रूपा को 20 साल से भी लंबे लग रहे थे। वह दिशा विहीन अंधे व्यक्ति की तरह हवा में हाथ पांव मार रही थी, जिसका कोई सिरा पकड़ में नहीं आ रहा था। हार कर रूपा ने नियति से हार मान ली और खेलने कूदने की उम्र में एक छोटी सी बच्ची मां बनने जा रही थी। रूपा बहुत कोशिश करती कि इस गर्भ से निजात पालूं, पर अब रूपा पर और पाबंदियां लगाई जाने लगी थी। मगर अब सासू माँ रूपा के खाने पीने और आराम का विशेष ख्याल रखने लगी थी। प्रसूति के दिन घर पर ही दाई को बुलाकर प्रसव कराया गया, मगर बच्चा पैदा होते ही मर गया और रूपा की जान बड़ी मुश्किल से बच पाई थी। भले ही रूपा उम्र में छोटी थी, पर कोख में संतान आते ही माँ की ममता जाग जाती है। रूपा अपने बच्चे को खोने का उसे बहुत गम था। अपने बच्चे के साथ शायद रूपा उस घर में बाकी की जिंदगी काट लेती, पर ईश्वर ने वो सहारा भी रूपा से छीन लिया। दाई ने सास को समझाया कि बहू कम उम्र की है, इस पर बच्चा पैदा करने का जोर नहीं डालना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी ही जान चली जाए। 2-3 साल बाद जब ये जवान हो जाएगी तब अपना यह शौक पूरा कर लेना। मगर वो औरत ना जाने किस मिट्टी की बनी थी। कुछ महीने बीतते बीतते उसे फिर से दादी बनने का शौक चर्राया। उसने रूपा पर फिर से दबाव डालना शुरू कर दिया। जब रूपा ने मना किया तो दोनों माँ बेटों ने उसे भूखा रखते और मारपीट भी करते। कुछ दिनों से माँ और दोनों बेटों ने ना जाने क्या क्या खुसर फुसर होती थी। वे रूपा को देखते तो चुप हो जाते। फिर एक रात
में रूपा के कमरे में छोटा देवर ने कदम रखा। उसने दरवाजे की कुंडी लगा ली। रूपा का मुंह बंद करके वो शैतान भी उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। जब रूपा ने अपने रिश्ते का हवाला दिया तो उसने बड़ी बेशर्मी से कहा कि आज से मुझे उन दोनों भाइयों की साझा पत्नी बनकर रहना होगा। इतना घटिया और इतनी घटिया बातें सुनते ही रूपा का खून खोल उठा। उस पल तो रूपा ना जाने कहां से उसमें इतनी हिम्मत आ गई कि उन दरिंदों से लड़ने की। रूपा ने आव देखा न ताव कमरे के कोने में रखा डंडा उसने उस छोटू के सिर पर दे मारा और कमरे से बाहर आकर चिल्लाने लगी, सास और बड़का ने मुझे पकड़ लिया। और रूपा बार बार पुलिस की धमकी दे रही थी और लगातार मदद की गुहार लगाने लगी और गांव वालों को बुलाकर पंचायत लगाने की धमकी भी रूपा ने दे डाली। वो लोग रूपा का रौद्र रूप देखकर डर गए थे। उन लोगों ने रूपा को प्यार से समझाया कि वे रूपा को 1-2 दिन में उसके घर छोड़ आएंगे। रूपा को उनकी बातों पर भरोसा नहीं था। रूपा रात भर कमरा बंद करके जागती रही। अगले दिन देवर और उसका एक दोस्त रूपा को लेकर इस ट्रेन से में चढ़ गए। जब रूपा बाथरूम में थी तब रूपा ने उन दोनों की बातें सुनी जिसमें वो रूपा की सौदेबाजी की बातें कर रहे थे। रूपा उन लोगों से पीछा छुड़ाने का उपाय सोचने लगी। तभी रूपा को जो आप दिखे, न जाने क्यों आपको देखकर मुझे ऐसा लगा कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। फिर लंबी सांस लेते हुए रूपा ने कहा, बस यही मेरी कहानी थी। तो जो विश्वास थे वो कहने लगे, अरे तुम तो बड़ी हिम्मत वाली लड़की निकली हो रूपा। अच्छा, अब अपने घर का पता ठिकाना बताओ तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊं और अपनी जिम्मेदारी से मैं भी मुक्त हो जाऊं। तो रूपा कहने लगी, आप मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं? तो विश्वास बोला, अरे नहीं रूपा, पर अपने घर तो तुम्हें जाना ही होगा। यहाँ किस तरह से रह सकती हो? रूपा बोली, बहुत डर लग रहा है विश्वास बाबू। पता नहीं घर वालों का क्या रवैया होगा मुझे इतने सालों बाद देखकर। मेरे इतने साल गायब रहने का ना जाने सब क्या मतलब निकालेंगे। वो लोग मुझे अपनाएंगे भी या नहीं। तुम मुझे सिर्फ विश्वास कह सकती हो, विश्वास बाबू नहीं। विश्वास जी बोले, तुमने मुझे बुजुर्गी बना दिया। मैं तुमसे सिर्फ 7-8 साल ही बड़ा होऊंगा। विश्वास ने हंसते हुए कहा और फिर पूछा, तुम बालिग तो हो ही ना? रूपा ने, तुमने पुलिस वालों को यह नहीं बताया था? तो वह कहने लगी, जी वो तो मैं अभी 17 की हूं, वो तो मैंने झूठ बोला था। विश्वास बाबू बोले, ओके, कोई और बात नहीं? विश्वास ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो अब तैयार हो जाओ, हम चलते हैं तुम्हारे घर। मैं उन लोगों को सारी बात बताऊंगा, उन्हें समझाऊंगा। अगर नहीं माने तो देखते हैं क्या करना है आगे। रूपा बोली, आप मेरे साथ नहीं चलेंगे विश्वास बाबू, पहले मैं जाऊंगी। अगर सब ठीक हुआ तो ठीक है, वरना फिर जो मेरी किस्मत। रूपा जब अपनी बस्ती में पहुंची तो उसने अपना मुंह दुपट्टे से ढक रखा था। वहां जाकर पता चला कि वे लोग तो यहाँ से रूपा के गायब होने के कुछ महीने बाद ही कहीं और चले गए थे। मंगलू ने खोली और अच्छी खासी चलती हुई दुकान भी बेच दी। इससे ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं मालूम। वैसे भी महानगरों में कोई किसी से ज्यादा वास्ता नहीं रखता। झुग्गी झोपड़ी में फिर भी पड़ोसी एक दूसरे से हमदर्दी रखते हैं, पर मंगलू जैसे बदतमीज आवारा किस्म के लड़के से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। रूपा मायूस होकर वापस नंदनी के पास लौट आई, जो विश्वास की दोस्त थी। विश्वास ने अपने मित्रों से कहकर स्टूडियो के रखरखाव और सुधार कार्य उसे दिलवा दिया। रूपा पुराने पड़े हुए सादे कागज पर ऐसी चित्रकारी करती, ऐसे रंग भरती कि उसकी अद्भुत कला क्षमता को देखकर बड़े बड़े चित्रकार भी दंग रह जाते और उससे प्रभावित होते। विश्वास का कला जगत में अपना एक अलग ही मुकाम था। नाम तो उसका खूब था, पर पैसे के मामले में स्थिति अधिक संतोषजनक नहीं थी। महानगर में अभी भी जीवित रहने के लिए संघर्ष जारी था। जो स्टूडियो विश्वास ने किराए पर लिया हुआ था उसमें काफी पैसा चला जाता था।
मुंबई जैसे महानगर में प्राय सबकी एक ही कहानी होती है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। रूपा उसकी जिंदगी में लक्की चार्म बनकर आई थी। उसके आने के बाद से विश्वास की किस्मत का सितारा जगमगाने लगा था। एक कारपोरेट कंपनी ने उनकी बहुत सी पेंटिंग एक साथ खरीद ली थी और कई पेंटिंग्स का ऑर्डर भी दे दिया था, जिसके लिए विश्वास को रूपा से मदद लेनी पड़ी थी। वह मॉडर्न आर्ट में पारंगत था। रूपा ने बड़े मनोयोग से मॉडर्न आर्ट की बारीकियां सीखकर उसका सहयोग किया। अब काम काफी अच्छा चल पड़ा था। कुछ समय बाद विश्वास ने अपना खुद का छोटा सा स्टूडियो बना लिया था और रूपा को अपने स्टूडियो में स्थायी तौर पर काम पर रख लिया था। रूपा क्लासिकल चित्रकला जैसे मधुबनी, मुगल कालीन पेंटिंग बनाती थी। वह राजा रवि वर्मा से बहुत प्रभावित थी। उसकी बनाई पेंटिंग इतनी सजीव, इतनी जीवंत लगती थी कि उन्हें देखकर यूं लगता था मानो वो कैनवास से निकलकर रूबरू होकर बातें कर रही हो। रूपा विश्वास राय की मॉडर्न आर्ट खूब सहराती थी, पर कभी कभी हंसकर कहती, ये कौन सी कला है विश्वास जी, जिसका ना सिर है, ना पैर है, ना चेहरे के नए नक्श हैं। कहीं से भी कोई भी आड़ी तिरछी रेखाएं खींचकर रंग भर दो और बन गई तस्वीर। कुछ समझ में नहीं आता कि कलाकार क्या दिखाना चाहते हैं। तो विश्वास जी कहते, यही तो खासियत है मॉडर्न आर्ट लुक की, जो देखने वाले को सोचने पर विवश कर दे। सब अपने अपने दृष्टिकोण से अनुमान लगाएं और अर्थ निकालें। तो रूपा कहती, मैं तो यही मानती हूँ विश्वास जी, जो आप कहना या दिखाना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाएं, क्यों किसी के दिमाग पर ज्यादा जोर डलवाया जाए। विश्वास उसकी बात से ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता था और अपनी बात पर अड़ा रहता था। मॉडर्न आर्ट लुक एक यूनिक कला है, आज की पीढ़ी जिसकी बहुत बड़ी प्रशंसक है। इस तरह दोनों की खट्टी मीठी नोकझोंक चलती रहती थी। दिन व दिन उनका प्रेम प्रगाढ़ होता जा रहा था। रूपा अब 18 की हो गई थी। विश्वास उससे 9 साल बड़ा था। उम्र का इतना अंतर होने से विश्वास ने रूपा को एक बार फिर सोचने के लिए कहा, पर रूपा विश्वास को दिलो जान से प्यार करने लगी थी और विश्वास भी मन ही मन उस पर मर मिटा था। सच्चा प्यार जाति पाति उम्र के बंधन को नहीं मानता। साल बीतते बीतते दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। शादी के बाद रूपा ने अपना नाम विश्व रूपा रख लिया था। अपने विश्वास की रूपा, अपने विश्वास की भी वह उसने भी एक नाम दे दिया था, अरुण। पूछने पर उसने बताया विश्वास उसके जीवन में अरुण यानी कि सूरज बनकर आए थे, जिसके आने से उसके जीवन का अंधेरा छट गया। विश्वास राय ने सहर्षि अरुण उपनाम को स्वीकार कर लिया था। कला जगत की जानी मानी हस्तियों में विश्व रूपा का नाम चमकते सितारों की तरह लिया जाने लगा। रूपा की चमक के आगे अब विश्वास की मॉडर्न आर्ट फीकी पड़ने लगी थी। जब जब रूपा का नाम फक्र से लिया जाता अथवा उसे विश्व रूपा के पति के नाम से संबोधित किया जाता था, विश्वास के अहम को बहुत ठेस पहुंचती थी। धीरे धीरे उसकी कला के पारखी और प्रशंसक कम से कम होते जा रहे थे। विश्वासहीन भावना का शिकार होकर अवसादग्रस्त रहने लगा था। रूपा उसे प्यार से समझाती थी कि दोनों की एक कला के अलग अलग रंग हैं, अलग पहचान है, अलग प्रशंसक हैं। इससे तुलनात्मक दृष्टि से नहीं जांचना चाहिए। जीवन के उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, दोनों को मिलकर उनका सामना करना चाहिए। मगर विश्वास समझने के बजाय बहस पर उतर जाता था। कहता था, तुम्हारे आने के बाद मेरी कला को लोग नापसंद करने लगे हैं। तुम्हें वाहवाही लूटने का ज्यादा शौक है, इसलिए तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। वो रूपा जिसे वह अपना लकी चार्म मानता था, उसे अपनी असफलता का जिम्मेदार ठहराने लगा था। दोनों के विवाद अब झगड़े का रूप ले चुके थे। 4-5 साल में यह नौबत आ गई थी कि उन्होंने अलग रहने का फैसला ले लिया। हालांकि रूपा ने रिश्ता बचाने की भरकस प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने अपनी कला को हमेशा के लिए भुलाने का भी निर्णय ले लिया था।
इस पर भी विश्वास बिफर गया। कहने लगा, ज्यादा त्याग की मूर्त बनने की जरूरत नहीं है। तुम शौक से अपनी आर्ट जारी रखो, मगर मुझसे अलग रहकर खूब मौज करो। जिससे चाहे मिलो, जो मर्जी हो करो, मीटिंग करो, प्रदर्शनी लगाओ, बड़े बड़े लोगों में अपनी अदाएं दिखाकर प्रशंसा करवाओ। मुझ गरीब के पास रखा ही क्या है। रूपा हैरत से अपने मसीहा का मुंह ताकती रह गई। वो बेशक एक बहुत सीधी सादी शांत स्वभाव की समझौता पसंद लड़की थी, लेकिन उसके स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाए या उसके चरित्र पर कोई उंगली उठाए यह उसे मंजूर नहीं था, चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो। उसने उसी वक्त विश्वास राय का घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। रिश्ता बचाने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। अब ताली एक हाथ से तो बज नहीं रही थी। शादी के कुछ समय पश्चात रूपा और विश्वास दोनों स्थापित कलाकार बन गए थे। दोनों अच्छा और लगभग बराबर कमाते थे, लेकिन धीरे धीरे रूपा का नाम होने लगा तो विश्वास का पुरुष तत्व जाग गया। आलम यह था कि अपने पैसों के खर्च करने के लिए उसे पति की इजाजत लेनी पड़ जाती थी। आने जाने में टोका टाकी, रोज रोज की जिल्लत, आखिर वो कब तक बर्दाश्त करती। उसे यूं लगने लगा कि वह एक नरक से निकलकर दूसरे में आ गई है। आज हम इंकलाबी बातें चाहे कितनी कर लें, महिलाओं की वास्तविक स्थिति में कोई खास अंतर नहीं आया है। स्त्रियों के निरंतर उन्नति के लिए पुरुष वर्ग मंच में चाहे जितने कसीदे पढ़े, उन्हें सशक्त बनाने की बातें करें, पर इनमें से भी 99% पुरुष वर्ग के विचार घर पहुंचते पहुंचते पुरुषात्मक हो जाते हैं। आज तो हद हो गई। विश्वास ने उसके चरित्र पर दोष लगाकर सारी सीमाएं लांघ दी थी। दिन महीने साल गुजरते गए। रूपा नाम का सूरज कला जगत में अपनी चमक बिखेर रहा था। इस संसार की रीत बड़ी अजीब है। चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं और अमावस की अंधेरी रात में चांद कहाँ नजर आता है। लोगों की याददाश्त भी कितनी कमजोर होती है। विश्वास को लोग अब भूलने लगे थे। यदि उसका जिक्र भी होता तो विश्वरूपा के पति के नाम से, और ये बात एक पुरुष कैसे बर्दाश्त करता। अलगाव के कुछ वर्षों तक तो विश्वास अपने सोर्स के जरिए रूपा की खैर खबर रखता था। फिर धीरे धीरे उसने उसकी तरफ से आंखें बंद कर ली। उसका मन अब मुंबई से उछट गया था। अब वो अपने परिवार के पास कोलकाता जाना चाहता था। अब मुंबई उसे काटने को दौड़ रही थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब यहाँ गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए यहाँ का सब काम बंद करके उसने कोलकाता के लिए टिकट निकलवाई और ट्रेन में बैठ गया। रूपा के ऊपर कातिलाना हमले की खबर पढ़कर वह सन्न रह गया और खुद को कोसने लगा कि मैंने अपनी रूपा को अकेला कैसे छोड़ दिया। इतना निर्दयी कैसे बन गया मैं। वो रूपा जो मुझे मसीहा मानती थी, जो आंख बंद करके मुझ पर विश्वास करती थी, अथाह प्रेम करती थी, उससे नजरें फेर ली मैंने। कैसे इतना निर्मोही और सख्त बन गया मैं। वो मुझसे कितनी छोटी थी, पर छोटा तो मैं बन गया। हे भगवान, मेरी रूपा को कुछ ना करना, उसे ठीक कर देना। वो जल्द से जल्द हवा में उड़कर अपनी रूपा के पास पहुंच जाना चाहता था। मुंबई जाने वाली ट्रेन 4 घंटे बाद की थी। विश्वास जल्दी से जल्दी मुंबई पहुंचना चाहता था। उसके पास इतना समय नहीं था कि वो प्लेटफॉर्म पर 4 घंटे प्रतीक्षा करता। वह अधीरता और बेचैनी से पहलू बदल रहा था। फिर उसने कुछ सोचा। वह एक टैक्सी करके मुंबई के लिए रवाना हो गया। 4-5 घंटे में मुंबई पहुंच जाऊंगा, पर वक्त था कि कांटे नहीं कट रहा था। वह बार बार टैक्सी वाले को गाड़ी तेज चलाने के लिए कहता जा रहा था। 4 घंटे का सफर सदियों का सफर लग रहा था। इंतजार की घड़ियां कितनी लंबी और कितनी कष्टदायी होती हैं। रूपा, रूपा, देखो मैं आ गया। तुम्हारा विश्वास जीत गया। तुम्हारा अरुण आ गया। मेरी रूपा, आंखें खोलो, मुझसे रूठ के मत जाओ। देखो, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। रूपा, विश्व रूपा। तभी किसी ने कहा, ए मिस्टर, कौन है आप? ये आईसीयू है, यहाँ विजिटिंग टाइम से ही अलाउ है आने का समय। जो बाहर जाइए, पेशेंट वैसे भी कोमा में है, वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा अभी।
नर्स ने सख्त लहजे में विश्वास को हटाते हुए कहा। विश्वास बोला, सिस्टर प्लीज मुझे मेरी वाइफ के पास रहने दो, मुझे सुनेगी तो रिएक्ट भी करेगी जरूर, देखो देख लेना आप। तो नर्स कहने लगी, वाइफ? तुम उसका हस्बैंड है तो इतने दिन किधर था? वह बोला नर्स से कि मेरी डॉक्टर से बात कराओ सिस्टर अभी। अब उसे नर्स पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी रौबीली आवाज और आंखों में गुस्सा देखकर नर्स डॉक्टर को बुलाकर लाई। तभी रूपा के हाथों की उंगलियों में हरकत हुई, जिसे विश्वास ने देख लिया। वह भाव विभोर होकर रूपा रूपा कहकर रोने लगा और उसे कसकर गले लगा लिया। रूपा ने धीमे से आंखें खोली, होठों में विश्वास का नाम लेकर बुदबुदाई, फिर आंखें बंद कर ली। इतने दिनों से बेजान पड़े शरीर में आज थोड़ा कंपन और हलचल देखकर डॉक्टर और नर्स तुरंत हरकत में आ गए। डॉक्टर के चेहरे पर उम्मीद की रेखा उभर आई और विश्वास का चेहरा भी प्रसन्नता से खिल उठा। रूपा मौत के मुंह से वापस आ गई थी। रूपा और विश्वास एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। तभी डॉक्टर ने कहा, मिस्टर अरुण, विश्वास आप बाहर जाइए, इनका चेकअप करना है मुझे। तो विश्वास ने कहा, कीजिए डॉक्टर, किसने मना किया है, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपनी रूपा को छोड़कर। डॉक्टर बोले, ओके मिस्टर विश्वास, अब रूपा जी ठीक हो रही हैं, पुलिस भी इनके बयान का इंतजार कर रही है, कल बुलवा लेता हूं पुलिस को। अखबार में रूपा पर कातिलाना हमले की खबर सुनकर रतन भी मां को लेकर मुंबई पहुंच गया। उसे पूरा विश्वास था कि विश्व रूपा ही उसकी बहन रूपा है। उसने भी रूपा को ढूंढने की बहुत प्रयास किए थे, मगर कोई परिणाम नहीं निकला था। इसलिए विधि का विधान मानकर संतोष कर लिया था। लक्ष्मी अपनी सुध-बुध खो चुकी थी, पर उसके होठों पर हर समय रूपा का ही नाम रहता था। वो अक्सर बड़बड़ाती रहती थी, रूपा आएगी, जरूर आएगी, देख लेना मेरी बेटी आएगी, देखो वो आ रही है। इतने वर्षों बाद भी लक्ष्मी ने अपनी रूपा को पहचान लिया। लक्ष्मी जो पूरी तरह से अपनी याददाश्त खो बैठी थी, अपनी बेटी को देखकर जो उसे सारी बातें याद आ गईं। वो रूपा को देखकर फूट फूट कर रो रही थी, उसे गले से लगाकर बेहताशा चूम रही थी। रूपा ने पुलिस को बताया। उस दिन शाम को जब मैं स्टूडियो बंद करके घर जाने के लिए पार्किंग में खड़ी कार की तरफ जा रही थी, तभी छोटू, जो उसका पहले देवर था, उसे अपनी कार में जबरदस्ती बैठाने लगा। उसी समय वहां कोई गार्ड नहीं था। वह मुझे फिर से अपने साथ गांव ले जाना चाहता था। उसने मुझे धमकी दी, या तो मैं उसके साथ गांव चलूं या वो मुझे किसी कोठे पर बेच देगा। उसे किसी भी तरह अपने 50,000 रुपए वसूलने थे। उसके साथ में मंगलू भैया का वो दोस्त भी था जिसने मुझे अगवा किया था, जिसकी वजह से मैंने वो 3 साल नरक में जो व्यतीत किए थे। जब मैंने शोर मचाया और उनका विरोध किया तो मुझ पर गोली चला दी। कुछ दिनों की तफ्तीश और दबिश से दोनों अपराधी पकड़े गए। साथ ही एक सनसनीखेज खुलासा भी हुआ, जिसमें रूपा के पैरों तले जमीन हिला दी। मंगलू के दोस्त विक्की ने बयान दिया कि मंगलू ने ही अपनी बहन का सौदा करके उसे 50,000 रुपए में बेच दिया था और उसने यह सब अपने राजस्थानी दोस्त छोटू के लिए किया था, जिसे अपने भाई के लिए एक अदद बीवी की जरूरत थी। जल्दी ही मंगलू को भी पकड़ लिया गया। बड़का और उसकी मां को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस राजस्थान रवाना हो गई। रूपा का तो रिश्तों पर से विश्वास ही उठ गया था। उसने हिराकत से भाई को देखा, फिर उसका कॉलर पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, भैया आपको शर्म नहीं आई अपनी बहन का सौदा करते हुए? पैसों के लालच में आप इतना नीचे गिर गए, इतने अंधे हो गए कि रिश्तों का लिहाज भी भूल गए। मेरा जीवन तबाह कर दिया आपने, माँ को इस हालत में पहुंचा दिया, मेरी राखी की लाज भी नहीं रखी। मुझे आज शर्म आ रही है आपको अपना भाई कहते हुए। थू है ऐसे भाई पर। अब तक लक्ष्मी भी पूरे होशो हवास में आ गई थी। उसने मंगलू का गिरेबान पकड़ लिया और तड़ातड़ थप्पड़ जड़ते हुए कहा, तूने मेरी कोख को लजा दिया रे मंगलू, तू अच्छा बेटा तो कभी भी नहीं था, तो कुछ दिनों के लिए अच्छा बनने का ढोंग ही किया था तूने, और कुछ नहीं तो अच्छा भाई ही बन जाता। आज से मैं तेरे लिए मर गई। सुन रे रूपा, रतन
मैं मर जाऊं तो इसे मेरी चिता को हाथ भी मत लगाने देना। क्रोध और दुख की अधिकता से लक्ष्मी की सांस फूलने लगी थी। मंगलू के नीचता भरे व्यवहार ने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। अपने नालायक बेटे को तमाम कड़वी बातें कहते कहते लक्ष्मी अचेत होकर जमीन पर गिर गई और पल भर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वो मानो रूपा से मिलने की ही बाट जोह रही थी। रूपा माँ के अचेत शरीर से लिपटकर बिलख बिलख कर रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। विश्वास बुरी तरह घबरा गया, उसके हाथ पांव फूल गए। एक पल को उसे लगा कि उसने फिर से अपनी रूपा को खो दिया। वो बच्चे की तरह रूपा से लिपटकर रोने लगा। रतन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है हमारी रूपा को विश्वास जी, वो ठीक हो जाएगी, बस कमजोरी और सदमे में बेहोश हो गई है। रूपा को फौरन अस्पताल ले जाया गया। सही समय पर इलाज मिलने से रूपा की जान बच गई। रतन और रूपा ने मिलकर मां का अंतिम संस्कार किया। लक्ष्मी की अंतिम इच्छा को ध्यान में रखते हुए मंगलू को मां के अंतिम संस्कार से वंचित रखा गया। मंगलू पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा है। बड़का, छोटू और विक्की के साथ बड़का और छोटू की मां को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। पूरी तरह से ठीक होते ही रूपा और विश्वास ने अपना आसियां फिर से बसाया। कुछ वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने अपना खुद का एक छोटा सा स्टूडियो बना लिया, जिसका नाम विश्वास ने बड़े प्यार से विश्व रूपा आर्ट गैलरी रखा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।